हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज बेटा हम बात करेंगे क्लास 10th की जो केमिस्ट्री हमारी चल रही थी उसका फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था, वो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम बात करेंगे किसके बारे में कि जो केमिकल इक्वेशन है, जो केमिकल इक्वेशन है इसको लिखने के कौन कौन से तरीके हैं, कैसे इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो केमिकल इक्वेशंस हैं इनको हम बैलेंस कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था केमिस्ट्री में। तो उसके अकॉर्डिंग हमें इन इक्वेशंस को बैलेंस करना ज़रूरी है, तभी ये रिएक्शंस पॉसिबल हैं, वरना ये अनबैलेंस रह जाएंगी, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करें। केमिकल इक्वेशन बेसिकली होती क्या हैं। केमिकल इक्वेशंस की बात करें तो केमिकल इक्वेशंस आर द सिंबॉलिक, टेक्निकली बात करें तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction, symbolic representation of chemical reaction in the form of symbols, ठीक है। या बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करें यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स के फॉर्म में, जो रिएक्टेंट्स हैं उनके सिंबल, और साथ में क्या है जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सिंबल की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। एंड स्टेट के को भी हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे कि जो रिएक्टेंट्स हैं जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टेट क्या है। एंड द थर्ड वन इज कंडीशंस इन विच ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो वो कहलाती है आपकी केमिकल इक्वेशन। तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन को लिखने के दो तरीके हैं भाई। अगर हम बात करें राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन तो दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारा है बेटा वर्ड फॉर्म के अंदर, किसके अंदर, वर्ड फॉर्म के अंदर। दूसरा तरीका है सिंबॉलिक फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, ठीक, सिंबल्स के फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और वर्ड फॉर्म में, ठीक है। पहला जो एक्टिविटी थी हमारी, इसको याद करोगे तो वहां पर हमने क्या लिखा था, हमने एक्टिविटी कौन सी करी थी, हमने एक्टिविटी की थी मैग्नीशियम जो रिबन है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स in air or in the presence of air to produce magnesium oxide, ठीक है। ये हमने एक्टिविटी पढ़ी थी और इस एक्टिविटी को देखें, ये पूरी एक रिएक्शन है। तो ये काफ़ी लेंदी हो जाती है, काफ़ी बदरशम हो जाती है, तो उसको याद करना लिखने में समय लगता है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाए। शॉर्ट फॉर्म लिखने का दो ही तरीके हैं हमारे, वर्ड फॉर्म और सिंबल फॉर्म। तो वर्ड फॉर्म में क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं बेटा, वर्ड के फॉर्म में हम लिखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, थोड़ा और छोटा हो जाएगा हमारा, प्लस ऑक्सीजन। हमें पता है कि कोई भी चीज़ जलाए उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, जिसको हम एरो के फॉर्म में शो करते हैं। और लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट बना, हमारा क्या बना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। एक तरीका तो हमारा ये हो गया लिखने का भाई। और सिंबल की फॉर्म की बात करें तो सीधी सी बात, हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का Mg सिंबल लिख दिया हमने, ऑक्सीजन का O2 लिख दिया हमने, और फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बना भाई, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड।
2 MgO और 2 Mg। ठीक है, तो ये हमारा है सिंबल के फॉर्म में। बात समझ में आ गई। तो आज हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं कि हम केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार से लिख सकते हैं। दो तरीके हो गए हमारे, कौन कौन से हो गए, वर्ड फॉर्म हो गया और सिंबल के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, क्या कोई दूसरा छोटा तरीका है जिसकी मदद से हम क्या है इसको केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकें। तो केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज और भी छोटी हम लिख सकते हैं और यूजफुल बना सकते हैं इफ यू यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जो वर्ड फॉर्म में हमने लिखी थी, ठीक है, याद होगा भी हमने लिख के दिखाया था आपको वर्ड फॉर्म में लिख के। सिंपली कैसे, दोबारा देख लेते हैं भाई। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ड फॉर्म। और यहाँ पे लिखा है अगर इस वर्ड फॉर्म को अगर हम केमिकल फॉर्मूले की मदद से लिखें तो इसको हम और भी छोटा तरीके से लिख सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन है किसको दर्शाती है बेटा, वो एक केमिकल रिएक्शन को दर्शाती है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाती है। इफ यू रिकॉल ए फॉर्मूला मैग्नीशियम, अगर आपने 9th क्लास को याद हो तो वहां पर हमने मैग्नीशियम का फॉर्मूला लिखा था हमने Mg। ठीक है, ऑक्सीजन का हमारा O2 हो गया यहाँ से। ठीक है, थर्ड हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बन चुका है। ठीक है, ये कहलाती है आपकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जो सेकंड टाइप मैंने बताई थी, कौन सी, सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन थी उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। ये हमारा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल के फॉर्म में। तो बेसिक सी बात है भाई, अगर आपको केमिकल रिएक्शंस याद करनी है और लिखना है, और ज़रूरी भी है भाई ये लिखना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके केमिकल फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। ठीक है, बेसिकली खास करके जो 9th क्लास की जो आपकी केमिस्ट्री है, तो जितने भी केमिकल फॉर्मूले गिवन हैं और किसके एलिमेंट्स के और कंपाउंड्स के लगभग हमें वो याद होने चाहिए ताकि हम 10th क्लास को अच्छे तरीके से कर सकें, क्योंकि काफ़ी सारे रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर 10th क्लास के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहता है भाई, ये काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS लेफ्ट हैंड साइड और एंड RHS ऑफ द एरो। इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में और एरो के राइट हैंड साइड में हम क्या करें भाई, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करें। जितने भी एलिमेंट हमारे रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो उनके बीच के एटम अगर हम काउंट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ये देखने को मिलेगा कि इनके जो एटम्स हैं ये आपके इक्वल नहीं है। यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बेटा हमारे 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा सिर्फ 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एटम्स है दे आर नॉट इक्वल। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दोनों की तरफ देखें तो हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टिंग स्पीसीज के वो इक्वल नहीं हैं। तो इस प्रकार की जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड। तो यहां से लिख दें यहां पर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना भाई, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसका एक नाम और है बेटा, वो है स्केलेटल। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्केलेटल इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशंस क्या होती हैं। स्केलेटल इक्वेशन आर आल्सो नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन in which there is a unbalanced atoms of reactants are for reactant and products are present। ऐसी केमिकल इक्वेशन जहां पर एटम्स किसके, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच की जो रिएक्टेंट जो एटम्स हैं दे आर अनबैलेंस। अनबैलेंस बोले तो सिंपल सी बात है अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल होते हैं। इसीलिए
ये जो रिएक्शन है हमारी Mg+O2 MgO, ये कहलाती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस और स्केलेटल इक्वेशंस। बड़े ही इंपॉर्टेंट है भाई ये, खास करके अगर स्केलेटल इक्वेशन के टर्म की बात करें, ये पूछी जाती है बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर भी कि स्केलेटल इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस आर नोन एज स्केलेटल इक्वेशंस। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के जो बनते हैं हमारे, ये इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे ही रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बिकॉज आगे क्या कहता है ये, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ये जो लाइन कह रही है द मास, ये जो लाइन क्या कह रही है कि ये हमें बता रही है कि ये जो इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स का मास हमेशा ही प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। ठीक है, वही हमारा कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस लॉ को फॉलो करें और फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन केमिकल इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, स्केलेटल इक्वेशंस क्या होती हैं, और हमें इन्हें बैलेंस करना जरूरी है बिकॉज टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आगे क्या कहता है, सच ए केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। देखो ये नाम आ भी गई यहाँ पर। ऐसी केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड होती है उन्हें क्या कहते हैं, हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है। एग्जाम इक्वेशन 1.2 आगे हमारे जो 1.2 यहाँ लिखी हुई यहाँ पर, इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ठीक है, मैग्नीशियम के बर्निंग का जो एयर में बर्न हो रहा है, इसकी एक प्रकार की क्या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, यानी कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट सेम ऑन बोथ द साइड। अब बात ये आती है कि इन केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। तो हम 10th क्लास में ज़्यादा हाई फाई हमारा इतना ज़्यादा है नहीं, तो उसके चलते हम क्या है, एक सिंपल सा एक तरीका डिस्कस करेंगे, आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो डायरेक्टली हम करेंगे। अभी फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, ताकि ये ज़रूरी है कि आपको समझना चाहिए कि ये रिएक्शंस कैसे बैलेंस की जाती हैं। वंस इफ़ यू प्रैक्टिस मोर केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग मोर केमिकल इक्वेशन, तो हमें इन स्टेप्स को लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं भाई, क्या कहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहते हैं रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9। जैसे कि हम डिस्कस किया था कि क्लास 9th में आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। वो क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है ना तो क्रिएट होता है ना ही वो खत्म होता है, बल्कि वो चेंज हो जाता है दूसरे फॉर्म के अंदर। ठीक है, डेट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले वाले पेज पर कि रिएक्टेंट्स का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इन केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। यानी कि नंबर ऑफ जो एटम्स हैं हमारे वो क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। ठीक है, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में। हेंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसलिए हमें जरूरत क्या है, केमिकल जो रिएक्शंस हैं इनको बैलेंस करने की जरूरत है। इधर केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस जो हमने पढ़ी थी मैग्नीशियम और वाली जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो हमने पढ़ी थी 1.2, वो क्या बैलेंस नहीं थी बिकॉज वहां पर क्या था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों बैलेंस नहीं थे। तो इनको बैलेंस करने क्या करेंगे, 2 से मैग्नीशियम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सारे एटम हमारी क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, आगे स्टेप बाय स्टेप और पढ़ेंगे कि हम केमिकल जो इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज, हमने जो एक्टिविटी 1.3 पढ़ी थी जिसमें
जिंक को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हमारी बनी थी। तो इसकी वर्ड इक्वेशन क्या कहती है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एरो का मार्क, एरो का मार्क हमें क्या बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। तो इन दोनों के बीच जो रिएक्शन हुई तो क्या बना, हमारा जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो अबाउ जो इक्वेशन है ये वाली, इसको हमने क्या है सिंबल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जिंक का हमारा क्या हो गया, यहाँ पर Zn हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या हो गया, H2SO4 हो गया, जिंक सल्फेट का क्या हो गया, ZnSO4, और रिमेनिंग आपका हाइड्रोजन बचा वो गैस बन के हमारे यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा किस फॉर्म में बेटा, सिंबल की फॉर्म में। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, हमें ये एग्जाम हमें ये देखना है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड में क्या है, इक्वल है या नहीं है, कितने आपके नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है हर एलिमेंट के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखोगे हमें एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें 3 तो हमारे क्या होंगे, 1 2 और 3 हमारे कॉलम होंगे और 2 हमारी क्या होंगी, रो होंगी। अब 2 से ज़्यादा भी बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द योर इजीनेस। ठीक है, तो अब पहला कॉलम होगा उसमें एलिमेंट आएगा, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, पहले वाले कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के सारे लिखने हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ, अब उसके क्या करना है, कितने कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, और नंबर ऑफ थर्ड में क्या आएगा हमारा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम्स इन प्रोडक्ट RHS। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं प्रोडक्ट के, उसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात हो रही है जिंक की। जिंक का रिएक्टेंट साइड में देखोगे यहाँ पर रिएक्शन में एक ही एटम है। अगर हम देखें RHS में प्रोडक्ट साइड में तो यहाँ पर भी जिंक का एक ही एटम है। ठीक है, यहाँ देखोगे भाई यहाँ पर जिंक एक है और यहाँ पर भी जिंक एक ही है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करते हैं, रिएक्टेंट साइड में कितने, यहाँ पर देखोगे H2 लिखा हुआ ना, H2SO4, तो 2 आपके यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है और 2 ही हाइड्रोजन गैस के रूप में हमें राइट हैंड साइड में दिखेंगे, तो 2 हमारे यहाँ हो गए। सल्फर की बात करें तो सल्फर हमारा क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में एक सल्फर एक है हमारा। ठीक है, और तो रिएक्टेंट साइड में सल्फर एक हो गया। अब प्रोडक्ट साइड में देखें तो ZnSO4 सल्फर यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर हमारा सल्फर एक है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट है दोनों तरफ, O4 और O4। ठीक है, as the number of atoms each element is the same on the both side of the arrow, the equation 1.3 is बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये जो एक हमारी केमिकल इक्वेशन है हमारी कैसी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, चलो एक रिएक्शन और लेके चलते हैं, हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस कैसे किया जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा रखा है आयरन का जो रिएक्शन है वाटर के साथ, ये बना रहा है फेरिक ऑक्साइड और H2 Fe3O4 बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, अगेन इसकी हम इसको टेबुलर फॉर्म में लेके चलेंगे और नंबर ऑफ जो एटम्स है इसको हम काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहला हमारा क्या हुआ स्टेप हमारा क्या है, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। जो हमारी केमिकल रिएक्शन थी हर एक केमिकल फॉर्मूला के चारों तरफ हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाते हैं। देखो Fe के ऊपर एक बॉक्स हो गया, वाटर के ऊपर एक बॉक्स हो गया, Fe3O4 के ऊपर एक बॉक्स हो गया और हाइड्रोजन गैस के ऊपर एक क्या हो गया, एक बॉक्स हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, जैसे कि हमने पहले किया था जिंक के केस में, तो वहां पर पहला कॉलम होगा एलिमेंट का, दूसरा रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में और राइट हैंड साइड में हमारे प्रोडक्ट कितने, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पर क्या देखोगे भाई, रिएक्शन में आयरन है तो हमने आयरन लिख दिया। फिर हमारे क्या सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन आता है, हमने हाइड्रोजन लिख दिया। फिर हमारे इसमें वाटर में एक ऑक्सीजन है तीसरा, तो तीसरा हमने ऑक्सीजन लिख दिया। अब काउंट करो रिएक्टेंट साइड में आयरन कितने हैं, एक है तो हमने लिख दिया एक आयरन प्रेजेंट है। मगर प्रोडक्ट साइड में आयरन कितने, Fe3 है बेटा, यहाँ 3 एटम है किसके, आयरन के। ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पर, अब हम अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर हमारे क्या हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के हमारे 2 ही हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों हमारे क्या है, सेम है, तो इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत हमारी किसकी होगी, आयरन की, क्योंकि अनबैलेंस है। ठीक है, लास्ट हमारा ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है भाई और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड हमारा एक ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड हमारे कितने, 4 ऑक्सीजन है। तो
यहां से निकल कर हमारे क्या आया कि आयरन और ऑक्सीजन ये हमारे अनबैलेंस हैं। तो अब इनको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो स्टेप 3 हमारा क्या कहता है, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है भाई, ये एक बड़ा ही आसान तरीका है कि हम बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करें। ऐसे कंपाउंड से स्टार्ट करें जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, एक बार ये पॉइंट सही तरीके से समझ गए तो सारी रिएक्शन अपने आप ही बैलेंस हो जाएगी। तो यहां से देखें कि सबसे ज्यादा जो एटम्स हमारे रिएक्टर, देखो यहां पर बात हुई है रिएक्शन के अंदर, चाहे वो रिएक्टेंट्स हो चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, दोनों तरफ जिसमें सबसे ज्यादा एटम प्रेजेंट हैं उन्हीं को पहले हम बैलेंस करेंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर देखेंगे तो ये जो कंपाउंड हमारा Fe3O4 है, सबसे ज्यादा एटम यहां पर प्रेजेंट है, 3 आयरन के हैं, 4 ऑक्सीजन के, टोटल हो गए 7। तो सबसे पहले हम इसको उठाएंगे, यहां से पहले हम आयरन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं भाई, आगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, उस रिएक्शन में हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा देखो Fe3 क्या था हमारा, जो प्रोडक्ट हमारा क्या था वहां पर Fe3O4 था, इसके अंदर भी सबसे ज्यादा एटम किसके थे, ऑक्सीजन के थे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो टेबल बना लिया। ठीक है, इनिशियल की बात करें तो हमारा यानी कि रिएक्टेंट्स की बात हो रही है, तो वहां पर एक क्या था, एटम था ऑक्सीजन का वाटर के अंदर, और प्रोडक्ट में क्या थे, Fe3O4 के अंदर 4 एटम थे ऑक्सीजन के। ठीक है, 4। अब बैलेंस क्या करेंगे, बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, तो हम जो वाटर हमारा है, वाटर को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके चलते हमारा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो अनबैलेंस था, जो इक्वलिटी नहीं थी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, वो हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्शन क्या कहती है, Fe प्लस हमने क्या किया, पूरे वाटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर हमारे 4 जो ये होल नंबर है, ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा, और इसके नीचे अगर हम लिखे ना लिखे तो भी हमारा 1 रहता है नीचे। ठीक है, क्योंकि एक हमारे यहां पर है सबस्क्रिप्ट के अंदर। तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 8 हमारे हाइड्रोजन हो गए, और एक ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो हमारे 4 ऑक्सीजन हो गए हमारे। कहने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन हमारे क्या हो चुके हैं बेटा, यहां पर अब बैलेंस हो चुके हैं। मगर क्या हुआ, अब ऑक्सीजन बैलेंस होने के कारण हमारा जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हमारा अनबैलेंस हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर रह गए 2, यहाँ पर हो गए हमारे 8, यहाँ पर कितने टोटल 8 हो गए ना। 4H2 था हमारा ये, 4H2O, तो 4 2 जा 8, और यहाँ पर लिखो चाहे ना लिखो, नीचे अंडरस्टूड तो 1 होता हमारा। ठीक है, 4 1 जा 4, यानी कि ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुके हैं। बचे हमारे पास क्या, हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 8 हो गए, तो ये हमारा अनबैलेंस हो गया अब यहाँ पर। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 8 है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है। तो फोर्थ स्टेप क्या कहता है, आयरन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, अब यहां तक कि हमारे पार्शली हमारे बैलेंस हो चुके, इक्वेशन आधी हमारे हो चुकी है, मगर यहां पर अब क्या, आयरन और हाइड्रोजन अभी भी हमारे अनबैलेंस्ड हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक उठा लो आप बैलेंस करने के लिए। अच्छा, आयरन भी ले सकते हो आप क्या ले सकते हो, हाइड्रोजन भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन द पार्टली बैलेंस इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन को लेते हैं। ठीक है, यहां पर 8 थे हमारे, तो टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, अगर आप हमें हाइड्रोजन एटम को बराबर करना है, मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एज 4 ऑन RHS। ठीक है, अगर हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो राइट हैंड साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो H2 है इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन के आगे हमें 4 लिखना पड़ेगा ताकि हमारे हाइड्रोजन क्या हो सके, हमारे बैलेंस हो सके। ठीक है, अगेन एक टेबल हमारी, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेड में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं। तो इनिशियल हमारे क्या था, रिएक्टेड हमारे 8 हो गए थे, क्योंकि हमने वाटर ऑक्सीजन को बैलेंस किया था, 8 हो गए। तो रिएक्टेंट में हमारे कितने थे, 2 थे भाई। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 तो हमारे यहाँ पर है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट साइड में हम क्या करेंगे, उस H2 को, जो H2 था उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल हमारे फिर क्या हो जाएंगे, हमारे 4 2 जा 8, तो 8 हाइड्रोजन एटम हमारे यहाँ हो चुके हैं। तो हमारी जो इक्वेशन कैसी होगी हमारी, अब 1 आयरन प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, 4 हाइड्रोजन हमारे यहाँ, 8 हाइड्रोजन हमारे यहाँ हो चुके हैं, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है, यानी कि ये जो हिस्सा है ये वाला हमारा बैलेंस हो चुका है इतना।
बचा हमारे पास क्या भाई, Fe3, यहाँ पर एक Fe है। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे आगे चलकर एक, ठीक है, दोबारा एग्जामाइन करेंगे क्या इक्वेशन एंड पे क्या था थर्ड एलिमेंट, ठीक है। इक्वेशन देखने के आप क्या करेंगे, उस एलिमेंट को उठाएंगे जो हमारा अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है, जो जिसको हमें बैलेंस करना बाकी है। तो हमारा बचा सिर्फ एक ही था, क्या था भाई, आयरन था। तो आयरन के आगे हम क्या कर देंगे, सिंपली हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3Fe 4S2O Fe3O4 4S2। क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? चलो चेक करते हैं भाई। तो यहां पर 3 एटम आयरन के हो गए, 3 एटम आयरन के प्रोडक्ट में हो गए, 8 हो गए हमारे यहां से हाइड्रोजन, और 8 हमारे यहां से क्या हो गया, हाइड्रोजन। 4 हमारे क्या हो गए यहां से बेटा, ऑक्सीजन, और 4 हमारे यहां से क्या हो गए, ऑक्सीजन हो गए। तो फाइनली हमारी ये इक्वेशन हमारी कैसी हो चुकी है, अब इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये कहलाएगी हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आएगी बात बेटा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, हमारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, जो हमारे फाइनल इक्वेशन 1.9 आर इक्वल, सारे जो एटम्स थे हमारे सारे क्या हुए, इक्वल हो चुके हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। और ये जो तरीका है हमारा बैलेंस करने का, इस तरीकों को हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तुक्का मारना है हमें, ठीक है, तुक्का मारा, हो गया, ठीक है, बैलेंस होगी, नहीं हुई है तो दोबारा से हम ट्राई करेंगे। तो ये जो मेथड हमारा कौन सा है, हीट एंड ट्रायल मेथड है बैलेंस करने का केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आती है 7वां स्टेप, जो इस केमिकल इक्वेशन को, रिएक्शन को कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें हर प्रकार की जानकारी हमें मिलेगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन बताई थी, सिंबल की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, फिर स्टेट के फॉर्म में जाता है कि हमारा जो रिएक्टिंग जो स्पीसीज है, रिएक्टिंग जो सब्सटेंस है, उसकी स्टेट क्या है, ठीक है, और जो केमिकल रिएक्शन है वो किन कंडीशंस में हो रही है, ठीक है, इसके बारे में जो जानकारी देगा। जब ये तीनों चीजें हमारी किसी केमिकल रिएक्शन में होंगी तो समझ लो बेटा वो हमारी केमिकल रिएक्शन, हमारी इक्वेशन क्या है, पूरी तरह से कंप्लीट है। ठीक है, तो 7वां स्टेप हमारा क्या है, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में, किस फॉर्म में है, इनके सिंबल्स हमें लिखने पड़ेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर, ताकि हमें पूरी जानकारी मिल सके कि उसकी स्टेट क्या है और हमें कंप्लीट क्या देखने को मिले, एक एक केमिकल इक्वेशन हमें देखने को मिले, पूरी जानकारी मिलेगी। देखो ये सारी चीजें होने के बाद हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, बैलेंस भी हो चुकी है, कंप्लीट भी हो चुकी है, जो कि हमें हर तरह की जानकारी हमें प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, देखो यहां क्या कहता है, आगे एनसीईआरटी क्या कहती है, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो हमने अभी बैलेंस करी रिएक्शन भाई, Fe थ्राइस ऑफ Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2, हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी दे रहा है फिजिकल स्टेट, भाई ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस फॉर्म में नहीं दे रहा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला के साथ हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा कि उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंट बाय द नोटेशन। गैस के लिए हम G रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड के लिए L रिप्रेजेंट करेंगे, एक्वस के लिए AQ रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉलिड के लिए हम S लगाएंगे। अब एक्वस की बात यहां पर हो रही है, एक्वस का मतलब क्या हुआ बेटा, एक्वस का मतलब क्या हुआ, यहां पर ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर में तैयार किया गया है, ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर में तैयार किया गया है उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, एक्वस। ठीक है, याद रहेगा ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्वस का मतलब क्या है कि किसी केमिकल को हमने पानी में घोला हुआ है, वो कहलाता है आपका एक्वस। ठीक है, साइंटिफिक में द वर्ड एक्वस इज रिटन इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। यहां लिखा भी हुआ है एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। एक्वस का मतलब क्या है, सॉल्यूशन इन वाटर। तो यहां पर देखोगे थ्राइस ऑफ Fe, आयरन हमारा सॉलिड होता है, तो ब्रैकेट में हमने आगे लिख दिया रिएक्टेंट के आगे सॉलिड, यहां पर
ठीक है। वाटर हमारे क्या होता है, गैसेस फेज में हो रहा तो गैसेस फेज में है। अगर ये लिक्विड में है तो लिक्विड हम यहाँ पर एल लिख सकते हैं। मगर हम जो एज्यूम कर रहे हैं कि आयरन का एक टुकड़ा है जो हवा में पड़ा है, हवा में जो नमी मौजूद है उससे वो कंबाइन कर रहा है, जिसके चलते वो Fe3O4 बन रहा है। ये भी हमारा सॉलिड बनेगा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और जो हाइड्रोजन जो बना हमारे गैसेस फॉर्म में था, इसका हमने क्या कर दिया, जी लिख दिया। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हमारी पार्शली इंफॉर्मेटिव हो चुकी है, लगभग हमें जानकारी मिल चुकी है कि इसकी स्टेट क्या है। अब बात आती है कि ये जो केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन हो रही है वो किन कंडीशंस के अंदर हो रही है, ठीक है। जैसे कि समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, भाई कुछ रिएक्शन ऐसी होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती हैं, उससे पहले या उससे हाई टेम्परेचर वो रिएक्शन हमारी प्रोसीड नहीं होती, रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब तीसरा क्या, सेकंड हमारा क्या, प्रेशर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर प्रेशर पे कई रिएक्शन हमारी क्या होती हैं, प्रोसीड करती हैं, पॉसिबल होती हैं, वरना नहीं होती हैं। कैटलिस्ट, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं हमें क्या होती है, किसी एक एक्सटर्नल एक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जो रिएक्शन को स्टार्ट करने में मदद करता है। टेम्परेचर आपने दे रखा है, प्रेशर आपने दे रखा है, मगर फिर भी रिएक्शन नहीं हो रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक ऐसा सब्सटेंस ऐड कर देंगे केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन को क्या करेगा, स्टार्ट करने में मदद करता है, ठीक है। उसे ही कहते हैं कैटलिस्ट, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है, द सब्सटेंस या कोई एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है हमारा, जो विच हेल्प्स इन द स्टार्टिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने में हेल्प करता है विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ, खुद को इन्वॉल्व नहीं करता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता कैटलिस्ट में, जैसा था वैसा ही रहता है, सिर्फ इसका काम क्या होता है, रिएक्शन को स्टार्ट करना। जैसे कि आग में घी डालने का काम होता है ना, आग में घी डाल देते हैं, वो आग को बढ़ा देती है। एक सिंपल एग्जांपल है, समझाने के लिए है। तो क्या करता है वो घी क्या करता है, उसको आग को बढ़ाने का काम करता है, हालांकि उसमें जल जाता है वो भी, मगर कैटलिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता। ये रिएक्शन को आगे स्टार्ट करने में मदद करता है और उसको स्पीडली आगे कंप्लीट होने में मदद करता है, वो कहलाता है कैटलिस्ट, ठीक है। अब देखो कार्बन एग्जांपल थे, कार्बन ऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन हमारा गैस है, ठीक है। ये बनाएगा मिथेनॉल, क्या बनाएगा, मिथेनॉल बनाएगा, ये लिक्विड बनता है हमारा। तो मिथेनॉल बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, हमें एक प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रेशर हमारा कितना है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एरो के ऊपर हमने क्या कर दिया, उसको मेंशन कर दिया कि ये जो रिएक्शन है वो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही पॉसिबल है, ठीक है। 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होगा तो भी रिएक्शन नहीं होगी, उससे ज़्यादा होगा तो भी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सिर्फ 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये रिएक्शन पॉसिबल है, इसीलिए हमने यहाँ मेंशन कर दिया। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है हमारे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गई। यहाँ पर गैस दिखा रखा है ब्रैकेट में, ये भी गैस दिखा रखा है, यहाँ पर लिक्विड दिखा रखा है, और यहाँ पर हमने दिखा दिया प्रेशर। हमें ये पता चल गया, सारी जानकारी दे रहा है केमिकल इक्वेशन के बारे में कि उसकी स्टेट कैसी है और वो किन कंडीशंस में किस प्रेशर पे वो रिएक्शन हो रही है, उसके बारे में हमें जानकारी दे रहा है। सेकंड एग्जांपल दे रखा है 6CO2 एक्वस, ठीक है, वाटर के अंदर से डिजोल्व हो जाती है, ठीक है, +12H2 लिक्विड हमारा है जो रूट से मिलता है, ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, भाई ये सिंपल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। हमें पता है फोटोसिंथेसिस होती है सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, और कहाँ पर होती है, क्लोरोफिल के अंदर होती है, इसलिए दोनों ही चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। ये इसके फैक्टर हो गए, ये हमें जानकारी दे रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है और क्लोरोफिल के अंदर हो रही है। तो एक्वस देर का स्टेट, लिक्विड देर की वाटर के स्टेट। आगे जब ग्लूकोज बनेगा हमारे डिजोल्व होता है वो वाटर के अंदर, प्लांट के अंदर, तो दिखा रखा है कि 6H12O6 हमारा ग्लूकोज बना, एक्वस सॉल्यूशन है। और जो ऑक्सीजन हमारा ये भी एक्वस है, वाटर में डिजोल्व है, और जो 6 वाटर हमारा बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हमारा लिक्विड है। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही है किसके बारे में भाई, कि उनकी स्टेट कैसी है, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की, ठीक है, फिजिकल स्टेट कैसी है, वो इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, ठीक है, और किन कंडीशंस के अंदर वो केमिकल इक्वेशन हो रही है, वो रिएक्शन हो रही है।
ठीक है, तो सारी जानकारी हमें दे रही है। तो ये हमारी होगी कंप्लीट वेल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जहां पर हमें हर प्रकार की जानकारी हमें देखने को मिल रही है किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो ये तो था हमारा कि हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। ठीक है भाई, तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर भाई, कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। दो तरीके हो गए, वर्ड फॉर्म और कौन सी हो गई हमारे सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, और क्यों हमें बैलेंस करनी पड़ती है केमिकल इक्वेशन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी है। तीसरा, हमें कैसे हमने जो केमिकल इक्वेशंस थी हमने इनको बैलेंस किया था स्टेप बाय स्टेप। एक बार सारे स्टेप 2-3 रिएक्शंस के द्वारा आप कर लोगे तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, बिना इन स्टेप्स को फॉलो के एक ही स्टेप में सारी इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे बैलेंस की उतना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करनी आती है एग्जाम में, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। ठीक है, दूसरा कि स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ये वर्ड आया था हमारा स्केलेटल इक्वेशन, स्टेटमेंट आई थी हमारी। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि एक ही चीज़ के दो नाम हैं, अनबैलेंस्ड और स्केलेटल। लास्टली हमने बात करी थी कि हम केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं भाई, उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में जानकारी देकर केमिकल इक्वेशन में, और साथ ही साथ किन कंडीशंस में वो केमिकल इक्वेशन हो रही है उसके बारे में जानकारी देकर हम उस केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर हम ट्राई टू बैलेंस द मोर केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हम कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए दिन के साथ। और साथ ही साथ बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसे जो वीडियोज़ हैं आपके दोस्तों तक पहुंच सकें, ताकि उनके पास भी ये जानकारी आसान शब्दों में, आसान तरीक़ों से तक पहुंच सके। आपका दिन शुभ हो।